कहते हैं हर शहर एक कहानी छुपाए बैठा होता है, मगर इस शहर ने अपनी कहानी लाशों पर लिखी थी। समुद्र के किनारे बसा यह शहर बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता था, अंदर से उतना ही जहरीला था। यहाँ कानून नहीं बल्कि सिंडिकेट का राज चलता था। बंदरगाह से लेकर कैसीनो तक, सर्कस से लेकर काले बाजार तक, हर कारोबार पर किसी न किसी गैंग का कब्जा था। लेकिन इन सभी गैंग्स के बीच एक नाम ऐसा भी था जिसे कोई खुलकर लेने की हिम्मत नहीं करता था, राया। कहा जाता था कि उसने अपनी ताकत साबित करने के लिए कभी गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी मौजूदगी ही लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी थी। जिस रास्ते पर वह चलता, लोग बिना कुछ कहे खुद ही रास्ता छोड़ देते। लेकिन फिर आई क्रिसमस की वह रात। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसके बाद राया पूरे शहर से गायब हो गया? क्या एलिजाबेथ ने सच में राया को मार दिया था, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और ही सच्चाई छिपी हुई है? कहानी की शुरुआत एक पुराने चर्च से होती है, जहां गंगा पिछले कई सालों से छिपकर रह रही है। वक्त के साथ अब वह काफी बूढ़ी हो चुकी है। उसकी एक बेटी है नीला, जो कॉलेज में पढ़ाई करती है। एक दिन जब नीला कॉलेज से वापस घर लौट रही होती है, तभी अचानक 4 गाड़ियों में कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वे उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। तभी सर्वाडोर गंगा के पास आता है। गंगा, कुछ लोग नीला का अपहरण करके उसे अपने साथ ले गए हैं। गंगा अभी अपनी बेटी के अपहरण के सदमे से उबर भी नहीं पाती कि तभी उसकी नजर चर्च के मुख्य गेट पर खड़े एक शख्स पर पड़ती है। वो था करमाड़ी। करमाड़ी तेजी से गंगा के पास आता है और गंभीर आवाज में कहता है, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। चर्च पर किसी भी पल हमला हो सकता है। तुम्हें राया को तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। वह घबराई हुई आवाज में कहती है, राया बाद में, पहले मेरी बेटी को बचाना होगा। कॉलेज से कुछ लोग उसे उठाकर ले गए हैं। यही फिल्म एक ऐसा राज खोलती है जो हर किसी को चौंका देता है। असल में राया पिछले 12 सालों से कोमा में है और चर्च के अंदर बने एक गुप्त कमरे में उसका इलाज चल रहा है। उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सर्वाडोर ने संभाल रखी है। खतरे को भांपते ही सर्वाडोर बिना एक पल गवाए राया को स्ट्रेचर पर लेकर चर्च से बाहर निकल जाता है और उसे एक दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने के लिए रवाना हो जाता है। इधर गंगा और करमाड़ी गंगा की बेटी को ढूंढने के लिए चर्च से जाने लगते हैं। तभी चर्च पर अचानक हमला हो जाता है। पूरा चर्च गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज से गूंज उठता है। करमाड़ी पर गोलियों की ऐसी बौछार होती है कि उसे संभलने तक का मौका नहीं मिलता। कुछ ही पलों में उसका शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है और वह वहीं जमीन पर गिरकर दम तोड़ देता है। करमाड़ी की मौत के बाद वहां 2 लोग पहुंचते हैं, जॉन और चार्ल्स। दोनों गंगा की तरफ देखकर कहते हैं, अच्छा तो तू इतने सालों से यहाँ छिपकर बैठी है। इसके बाद वे सीधे मुद्दे पर आते हैं और उससे रेड बैग के बारे में पूछते हैं। लेकिन गंगा साफ कह देती है, रेड बैग मेरे पास नहीं है। जॉन और चार्ल्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते। वे उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और एलिजाबेथ के सामने पेश करते हैं। एलिजाबेथ भी उससे वही सवाल पूछती है, सच सच बता, रेड बैग कहाँ है? जब गंगा जवाब देने से इनकार करती है तो उसे बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसका जवाब नहीं बदलता। आखिरकार वह कहती है, रेड बैग मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें वह बैग चाहिए तो पहले मेरी बेटी को मेरे सामने लाना होगा। कुछ लोग उसका अपहरण करके ले गए हैं। एलिजाबेथ तुरंत अपने आदमियों को उस गैंग के पीछे लगा देती है जिसने गंगा की बेटी को अगवा किया था। ज्यादा समय नहीं बीतता और वह पूरा गैंग गंगा की बेटी के साथ उसके सामने खड़ा होता है। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर गंगा आखिरकार एक बड़ा राज खोलती है। वह कहती है, रेड बैग राया के पास है। जैसे ही राया का नाम जॉन और चार्ल्स के कानों में पड़ता है, दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनकी आंखों में साफ डर दिखाई देने लगता है, मानो उन्होंने किसी ऐसे इंसान का नाम सुन लिया हो जिससे पूरी अंडरवर्ल्ड की दुनिया कांपती थी। यह देखकर एलिजाबेथ हैरानी से पूछती है, राया, आखिर ये राया कौन है? और इसी सवाल के साथ कहानी सीधे 12 साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है। एक 7 स्टार होटल में रेबेका और करमाड़ी एक गुप्त डील कर रहे थे। रेबेका करमाड़ी को ब्लैक बॉक्स देती है और बदले में रेड बैग लेती है। लेकिन डील पूरी होने से पहले ही टोनी अपने हथियारबंद आदमियों के साथ होटल पर हमला कर देता है। करमाड़ी अकेला ही टोनी के लोगों को रोकने लगता है। जैसे ही टोनी के गुंडे रेबेका पर गोली चलाने वाले होते हैं, तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। पलक झपकते ही उन गुंडों के हाथों और पैरों में लोहे की जंजीरें लिपट जाती हैं और अगले ही पल वे हवा में लटक जाते हैं। उन जंजीरों का दूसरा सिरा एक शख्स के हाथ में होता है, राया। यहीं से होती है राया की दमदार एंट्री। मेन गेट पर खड़े सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। कुछ पल के लिए पूरा माहौल खामोश हो जाता है। इसके बाद राया बिना एक शब्द बोले टॉनी के गुंडों पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते वहां जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। राया एक एक करके गुंडों को बेरहमी से ढेर कर देता है। आधे से ज्यादा गुंडे वहीं मारे जाते हैं, जबकि बाकी डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। कुछ ही देर में राया सीधे टॉनी के सामने पहुंच जाता है, लेकिन उसे मारने से पहले राया सिर्फ एक सवाल पूछता है, वीरा कहाँ मिलेगा? डर से कांपता हुआ टॉनी जवाब देता है, आज शाम पैराडाइज सर्कस में, वहीं आएगा वीरा। इसी बीच रेबेका आगे बढ़ती है और बिना कोई मौका दिए टॉनी को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अब राया और रेबेका दोनों शहर के पुराने सर्कस पहुंचते हैं। दोनों अलग अलग बैठकर अपने टारगेट वीरा का इंतजार कर रहे होते हैं।
वीरा गोवा के पूरे सिंडिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। बार, कैसीनो, सर्कस और काले बाजार से लेकर बड़े बड़े गैंगस्टर और नेता तक सब उसके इशारों पर चलते थे। हजारों लोग उसके लिए काम करते थे और अंडरवर्ल्ड में उसकी हुकूमत को कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। इसी दौरान पहली बार राया की नजर सर्कस में परफॉर्म कर रही नादिया पर पड़ती है, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ ही देर में वीरा अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सर्कस में दाखिल होता है। जैसे ही उसकी नजर रेबेका पर पड़ती है, उसे समझ आ जाता है कि जाल बिछ चुका है। वह तुरंत भागने की कोशिश करता है और यही से शुरू होती है राया और वीरा के बीच पहली खूनी भिड़ंत। वीरा सर्कस से निकलते ही अपनी गाड़ी में बैठकर भागने लगता है, लेकिन बाहर राया पहले से उसका रास्ता रोक चुका था। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। वीरा किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल जाता है, लेकिन उसके आधे से ज्यादा आदमी मारे जाते हैं। इसी एक हमले के बाद पूरे अंडरवर्ल्ड में पहली बार राया का नाम खुलेआम लिया जाने लगता है। उधर राया रेड बैग लेकर अपने पुराने ठिकाने पर पहुंचता है। वहां पहले से गंगा उसका इंतजार कर रही होती है। बैग खोलने की बजाय गंगा उसे छिपा देती है, क्योंकि उसे शक था कि इस बैग के पीछे सिर्फ टोनी नहीं बल्कि पूरा सिंडिकेट पड़ा हुआ है। उसी रात शहर के सबसे बड़े सिंडिकेट के मुखिया एंटोनी को वीरा की हार की खबर मिलती है। वह समझ जाता है कि अगर राया अभी नहीं रुका तो उसका पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। एंथोनी तुरंत जॉन और चार्ली को राया को जिंदा पकड़ने का आदेश देती है। दूसरी तरफ वह पुराने डॉन सीजर से भी हाथ मिला लेता है। अब राया के पीछे एक नहीं बल्कि 4 दुश्मन थे। इधर रेबेका पहली बार राया से पूछती है कि आखिर रेड बैग में ऐसा क्या है जिसके लिए पूरा शहर मरने मारने पर उतारू है, लेकिन राया सिर्फ इतना कहता है, जितने कम लोग इसके बारे में जानेंगे उतने ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे। उधर सर्कस में नादिया को महसूस होने लगता है कि कोई नकाबपोश उसका पीछा कर रहा है। वह कभी सर्कस में तो कभी उसके घर के बाहर दिखाई देता है। घबराकर नादिया अपने पिता मंसूर को यह बात बताती है। एक दिन मंसूर उस शख्स को पकड़ लेते हैं, तब पता चलता है कि वह नादिया का बचपन का दोस्त है। नादिया पूछती है, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? तो वह जवाब देता है, मुझे यकीन नहीं था कि तुम वही नादिया हो। इसके बाद नादिया उसे अपने घर ले जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि वह भी धीरे धीरे उसी खूनी खेल का हिस्सा बनने वाली है। और इसी के साथ शहर में शुरू होती है राया और एंथोनी के सिंडिकेट के बीच पहली खुली गैंग वॉर। उस रात गोवा के सबसे ताकतवर मंत्री की एंथोनी के साथ करोड़ों की डील होने वाली थी। पूरा सिंडिकेट वहां मौजूद था, क्योंकि उस मंत्री की सुरक्षा में दर्जनों हथियारबंद गार्ड तैनात थे। तभी राया अकेला वहां पहुंच जाता है। सब उसे देखकर हंसते हैं, लेकिन अगले ही पल राया एक एक करके सामने खड़े गुंडों को बेरहमी से गिराना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में पूरा हॉल लाशों से भर जाता है और कोई भी उसे रोक नहीं पाता। फिर राया सीधे मंत्री के सामने जाकर कहता है, आज से इस शहर में कानून नहीं, सिर्फ मेरा राज चलेगा। इतना कहकर वह सबके सामने मंत्री को मौत के घाट उतार देता है। यह मंजर देखकर एंथोनी और पूरा सिंडिकेट सन्न रह जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके सबसे ताकतवर आदमी को खुलेआम मारने की हिम्मत की थी। एंथोनी पहली बार समझ जाता है कि उसके सामने कोई साधारण दुश्मन नहीं बल्कि ऐसा शिकारी आ चुका है जो पूरे सिंडिकेट को अकेले खत्म करने की ताकत रखता है। उस एक हत्या ने गोवा के अंडरवर्ल्ड की नींव हिला दी। राया के लगातार हमलों की वजह से एंथोनी का सिंडिकेट करोड़ों का नुकसान झेलने लगता है। पहली बार उसके अपने लोग सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर एक आदमी पूरे सिंडिकेट पर इतना भारी कैसे पड़ रहा है। उधर सीजर राया को खत्म करने के लिए एक नई चाल चलता है। वह शहर के हर गैंग को एक ही ऑफर देता है, जो राया का सिर लेकर आएगा वही इस शहर का नया किंग होगा। अब राया सिर्फ एक गैंग से नहीं बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड से लड़ रहा था। इसी दौरान रेबेका चोरी छिपे किसी अनजान शख्स से मिलती है। वह उसे सिर्फ एक लाइन कहती है, राया को अभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ नादिया पर भी हमला होता है। राया सही समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। यहीं से नादिया को एहसास होने लगता है कि राया बाहर से कितना भी कठोर क्यों न हो, अंदर से वह बिल्कुल अलग इंसान है। लेकिन राया किसी रिश्ते में पड़ना नहीं चाहता। उसका पूरा ध्यान गोवा से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के ड्रग नेटवर्क माफिया को खत्म करने पर था। इसी बीच करमाडी, जो घायल था, अचानक वापस लौट आता है। वह गंगा को बताता है कि होटल वाला हमला सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है। सीजर के पिता की मौत हो चुकी होती है, इसलिए उनके अंतिम संस्कार के लिए पूरे सिंडिकेट के बड़े बड़े चेहरे चर्च के कब्रिस्तान में इकट्ठा होने वाले होते हैं। वीरा, एंथोनी, जॉन, चार्ल्स और कई खतरनाक गैंगस्टर भी वहीं आने वाले होते हैं। गंगा को समझ आ जाता है कि राया अपने सबसे बड़े दुश्मनों पर हमला करने का यह मौका कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इतने बड़े सिंडिकेट के सामने उसे अकेले भेजना आत्महत्या के बराबर था। यही सोचकर गंगा तुरंत गोवा के लिए निकल पड़ती है। गोवा पहुंचते ही उस पर घात लगाकर हमला किया जाता है, लेकिन गंगा किसी आम औरत की तरह नहीं बल्कि एक खतरनाक फाइटर की तरह जवाब देती है। वह अकेले ही हमलावरों पर टूट पड़ती है और एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देती है। उधर राया नादिया के साथ सुकून के कुछ पल बिता रहा होता है। दोनों का रिश्ता अब प्यार में बदल चुका होता है। तभी गंगा वहां पहुंचकर कब्रिस्तान में होने वाली पूरी साजिश के बारे में बताती है, लेकिन राया साफ मना कर देता है। वह कहता है, ये लड़ाई मेरी है, मैं इसे अकेला ही खत्म करूंगा, तुम यही रहो।
इतना कहकर राया अकेला ही कब्रिस्तान की ओर निकल जाता है, लेकिन राया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सबसे करीब खड़ा कोई इंसान पहले ही उसका भरोसा बेच चुका था। राया के जाते ही सर्कस पर अचानक हमला हो जाता है। हथियारबंद गुंडे नादिया के पिता मंसूर और उसकी मां पर टूट पड़ते हैं। गंगा वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक दोनों की बेरहमी से हत्या की जा चुकी होती है। अपने सामने यह मंजर देखकर गंगा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बिना किसी रहम के सभी हमलावरों को खत्म कर देती है और नादिया को अपने साथ सुरक्षित जगह पर ले जाती है। उधर कब्रिस्तान में राया अपने अंदाज में हमला करता है। पहले वह पूरे इलाके में विस्फोटकों का जाल बिछा देता है। जैसे ही सिंडिकेट के सभी बड़े चेहरे वहां इकट्ठा होते हैं, धमाकों से पूरा इलाका दहल उठता है। अफरा तफरी के बीच राया सीधे चर्च के अंदर पहुंच जाता है और अपनी बंदूक वीरा, एंथोनी और सीजर की तरफ तान देता है। उसी वक्त दर्जनों गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन राया अकेला ही सब पर भारी पड़ता है। भीषण लड़ाई के बाद वह सबसे पहले वीरा को खत्म कर देता है, फिर एंथोनी को भी मौत के घाट उतार देता है। अब वहां सिर्फ सीजर, जॉन और चार्ल्स ही बचे होते हैं। राया जैसे ही उन पर गोली चलाने वाला होता है, तभी पीछे से अचानक एक गोली चलती है। गोली सीधे राया को लगती है। पीछे मुड़कर सब देखते हैं तो बंदूक रेबेका के हाथ में होती है। ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि रेबेका राया के साथ ऐसा करेगी। इस मौके का फायदा उठाकर जॉन और चार्ल्स किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। यहीं फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी एक बार फिर प्रेजेंट टाइम में लौट आती है। एलिजाबेथ गंगा की तरफ मुस्कुराकर कहती है, मतलब रेबेका ने राया को मार दिया था। लेकिन तभी गंगा एक ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर आदमी सन्न रह जाता है। रेबेका ने गोली जरूर चलाई थी, लेकिन राया आज भी जिंदा है। यह सुनते ही एलिजाबेथ का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद लोगों जॉन और चार्ल्स को आदेश देती है कि अगले 48 घंटे के अंदर राया को ढूंढकर उसके सामने पेश किया जाए, जिंदा या मुर्दा। लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वे डर के मारे साफ मना कर देते हैं। एलिजाबेथ को कायर लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह बिना एक सेकंड गंवाए दोनों को वहीं गोली मार देती है। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। अंदर एक शख्स दाखिल होता है। उसे देखते ही वहां मौजूद सभी लोग सम्मान में खड़े हो जाते हैं। वो था सीजर, एलिजाबेथ का पिता। सीजर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो हमें सीधे राया तक ले जाएगा। इतना कहकर वह अपने आदमियों को इशारा करता है। अगले ही पल एक शख्स को अंदर लाया जाता है। वो था टिकट। सीजर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, यही है टिकट और यही हमें राया तक पहुंचाएगा। जिसका चेहरा देखकर कुछ देर के लिए हर कोई रुक जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल राया जैसा दिखता था, लेकिन उसका नाम था टिकट। असल में टिकट राया का बेटा होता है, लेकिन उसे हमेशा यही लगता है कि राया ने उसकी मां को धोखा दिया था। राया के छोड़कर जाने के बाद उसकी मां, जो एक रशियन महिला थी, गोवा में ही रह गई। अकेलेपन और दर्द ने उसे धीरे धीरे नशे की लत में धकेल दिया और एक दिन नशे की हालत में उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। टिकट अपनी मां की मौत का जिम्मेदार सिर्फ राया को मानता है। सालों से उसके दिल में अपने पिता के लिए नफरत और बदले की आग जल रही होती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि अब उसका सामना राया से होने वाला है, वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, आई एम कमिंग डैडी। इसके बाद टिकट गंगा से राया का ठिकाना उगलवाने के लिए उसकी बेटी नीला को बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अपनी बेटी की हालत देखकर गंगा आखिरकार टूट जाती है और कहती है, राया चर्च में था, सर्वाडोर उसे वहां से किसी दूसरी जगह ले गया है, लेकिन अब वह कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। इतना सुनते ही टिकट अपनी गर्लफ्रेंड मेलिसा के साथ राया की तलाश में निकल पड़ता है। इधर एक और बड़ा खुलासा होता है। मेलिसा एंथोनी की बेटी होती है, वही एंथोनी जिसे चर्च में राया ने मार दिया था। अब मेलिसा और टिकट दोनों एक साथ हैं। दोनों का मकसद सिर्फ एक है, राया से बदला लेना। टिकट अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहता है, जबकि मेलिसा अपने पिता की मौत का हिसाब चुकाना चाहती है। उधर एलिजाबेथ गंगा की तरफ देखते हुए एक और सवाल पूछती है, अगर राया पर गोली रेबेका ने चलाई थी तो उसके बाद रेबेका का क्या हुआ और नादिया कहाँ है? यही से कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। जब राया पर पीछे से गोली चलती है तो वह घायल होकर पीछे मुड़कर देखता है। सामने रेबेका खड़ी होती है जिसके हाथ में बंदूक होती है, लेकिन अगले ही पल फिल्म एक चौंकाने वाला ट्विस्ट दिखाती है। रेबेका के ठीक पीछे नादिया खड़ी होती है। असल में गोली रेबेका ने नहीं बल्कि नादिया ने चलाई होती है। रेबेका तो राया को बचाने आई थी। इससे पहले कि रेबेका कुछ समझ पाती, नादिया उस पर भी गोली चला देती है। दोनों गोलियां लगने के बाद राया और रेबेका जमीन पर गिरते हैं। इसके बाद नादिया राया के पास आती है और उसके सीने में एक और गोली मार देती है। दरअसल नादिया को यकीन दिला दिया गया था कि उसके माता पिता की हत्या के पीछे राया का ही हाथ था। असलियत यह थी कि नादिया के बचपन के दोस्त ने एक ऐसी चाल चली थी जिसमें राया ही उसके सामने सबसे बड़ा गुनहगार दिखाई देने लगा। अपना बदला पूरा करने के बाद नादिया वहां से चली जाती है। जब सर्वाडोर किसी तरह वहां पहुंचता है तब वह राया को जिंदा देखकर तुरंत उसे अपने साथ ले जाता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। हालांकि गोलियां लगने की वजह से राया कोमा में चला जाता है। उधर नादिया अपने बचपन के दोस्त से शादी कर लेती है और हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर विदेश चली जाती है।
है। गोलियों से छलनी हो चुके राया को करमाड़ी, जो एक पुलिस अधिकारी होता है, सर्वाडोर की मदद से दुश्मनों की नजरों से दूर एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचा देता है। वहीं से राया के इलाज का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसके बारे में पूरी दुनिया अनजान रहती है। उधर गंगा अपनी छोटी बेटी नीला की परवरिश अकेले कर रही होती है। नीला के असली पिता, जो करमाड़ी के बेहद करीबी दोस्त थे, एक गैंग वार में मारे जा चुके होते हैं। गंगा और नीला की सुरक्षा को लेकर चिंतित करमाड़ी एक दिन गंगा से कहता है, तुम अकेली हो, दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें और नीला को हमेशा सुरक्षित रखूंगा। फिर गंगा कहती है, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा अपना दोस्त ही माना है। मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती। इसके बाद गंगा पहली बार रेड बैग खोलती है। बैग के अंदर मौजूद चीजें देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें पूरे सिंडिकेट की गुप्त फाइलें, करोड़ों की हवाला डील के रिकॉर्ड, अंतरराष्ट्रीय ड्रग रूट्स के नक्शे, बड़े बड़े नेताओं और गैंगस्टरों की सीक्रेट डील्स, विदेशी माफिया नेटवर्क के संपर्क और ऐसे सबूत होते हैं जिनसे सिर्फ गोवा ही नहीं बल्कि कई देशों में फैले पूरे अंडरवर्ल्ड साम्राज्य को तबाह किया जा सकता था। यही वजह थी कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के कई खतरनाक गैंगस्टर और माफिया भी इस रेड बैग के पीछे पड़े हुए थे। ये सब समझने के बाद गंगा बैग को दोबारा बंद करती है और चर्च के अंदर एक गुप्त जगह पर जमीन खोदकर उसे हमेशा के लिए दफना देती है। यही फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी एक बार फिर प्रेजेंट टाइम में लौट आती है। एलिजाबेथ अपने आदमियों को गंगा और नीला को खत्म करने का आदेश देती है, लेकिन तभी गंगा मुस्कुराते हुए एक ऐसा नाम लेती है जिसे सुनकर एलिजाबेथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहती है, लूसियन और डोमिनिक वेल को जानती हो? उन्हें भी राया ने ही मारा था। ये सुनते ही एलिजाबेथ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई देता है। एलिजाबेथ कांपती हुई आवाज में पूछती है, मतलब राया ही काइजर है? गंगा बिना कुछ बोले हल्की सी मुस्कुरा देती है। अब एलिजाबेथ समझ चुकी होती है कि जिस इंसान को वह सालों से खोज रही थी, वही दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल माफिया नेटवर्क का असली सरगना काइजर है। यहाँ तक कि डेमियन क्रो, पूरी दुनिया जिसे मौत का सौदागर कहती है, वह भी काइजर यानी राया के इशारों पर काम करता है। डर के मारे एलिजाबेथ तुरंत अपने आदमियों को रोक देती है। उधर टिकट और मेलिसा उस गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां कभी राया का इलाज चल रहा था, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। गुस्से में दोनों आसपास के घरों में तबाही मचा देते हैं। कई लोगों को मारने के बाद उन्हें एक सुराग मिलता है कि राया को आदिवासियों के जंगल की तरफ ले जाया गया है। दोनों बिना देर किए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में कदम रखते ही राया के वफादार लोग टिकट पर हमला कर देते हैं, लेकिन टिकट किसी मौत के तूफान की तरह टूट पड़ता है। वह एक एक करके सबको बेरहमी से खत्म करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। आखिरकार वह उस गुप्त ठिकाने तक पहुंच जाता है जहां राया अब भी कोमा में पड़ा होता है। अब राया पूरी तरह उनकी पकड़ में होता है और ऐसा लगता है कि अगले ही पल उसका अंत होने वाला है। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल शुरू होते हैं। अगर राया सिर्फ गोवा का गैंगस्टर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक माफिया किंग काइजर था, तो फिर वो सालों तक गोवा में छिपकर क्या कर रहा था? आखिर रेड बैग में और ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसके लिए दुनिया के सबसे बड़े माफिया नेटवर्क उसके पीछे पड़े हैं? क्या अब इंटरनेशनल सिंडिकेट भी मैदान में उतरेंगे? क्या डेमियन क्रो, लूसियन, डोमिनिक वेल जैसे खूंखार नामों के बाद अब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गैंग लॉर्ड्स भी राया के खिलाफ जंग छेड़ देंगे? क्या कई देशों के माफिया गठबंधन और उनके प्राइवेट आर्म्ड नेटवर्क मिलकर काइजर का शिकार करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राया को होश आने से पहले ही उसके दुश्मन उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे? और आखिरी सवाल, क्या टिकट सच में अपने ही पिता को मार देगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे टॉक्सिक के अगले पार्ट में, जहां हर रात से पर्दा उठेगा और ऐसे ऐसे ट्विस्ट सामने आएंगे जो पूरी कहानी को उलट कर रख देंगे। जहां खेल सिर्फ गोवा का नहीं बल्कि पूरी अंडरवर्ल्ड की दुनिया का होने वाला है। तो अगर अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि टॉक्सिक का अगला पार्ट जल्द ही इसी चैनल पर आने वाला है। Daddy's home.